बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर जो थी उसके अंदर हमें बेहतरीन किस्म के वेपन्स जो थे देखने को मिले। अमेरिका एक वेपन बनाता था, रशिया उसके मुकाबले में दूसरा वेपन लेके आ जाता था। कोल्ड वॉर के दौरान ये कैट एंड माउस का खेल जो था ये चलता रहा। दोनों ममालिक जो थे वो एक दूसरे से सबक ले जाने के चक्कर में बेहतरीन किस्म के वेपन्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस करवाते रहे। अमेरिका जो था उसने 74 के अंदर F-16 की फर्स्ट फ्लाइट की। F-16 जो था एक लाइट वेट सिंगल इंजन फाइटर था और काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। F-16 जो था एक बहुत ज्यादा एजाइल फाइटर था। 74 के अंदर F-16 की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। 74 के अंदर ही रशिया ने जो है एक नए फाइटर जेट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की और उसको उन्होंने नाम दिया MiG-29 का। MiG-29 को बनाने का मकसद सिर्फ F-16 को टक्कर देना ही नहीं था। MiG-29 को बनाने का मकसद अमेरिका के F-15 का भी मुकाबला करना था। खैर उसके लिए रशिया के पास और दूसरे प्लान्स भी थे, जैसा कि उन्होंने Su-27 फैमिली के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी और F-15 के लिए रशिया ने Su-27 को बनाना शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि रशिया के अंदर दो कंपनीज थी, मिग और सुकोई, लेकिन MiG-29 जो है उसको F-16 का ज्यादा मद्दे मुकाबिल समझा जाता है। ऑल्दो MiG-29 जो था वो एक बड़ा जबरदस्त फाइटर था, लेकिन रशिया जो था इसको F-16 के नंबर्स के अंदर नहीं बना सका। आज तक तकरीबन 4600 से ऊपर F-16 बन चुके हुए हैं, जबकि MiG-29 जो थे वो सिर्फ 1600 प्लस बन चुके हैं अभी तक। यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा MiG-29 का कसूर था। रीजन बीइंग कि वो ट्विन इंजन फाइटर था, उसका खर्चा ज्यादा था, और दूसरी चीज ये कि अमेरिका की डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि रशिया से थोड़ी बेहतर थी। लेकिन ये दो ऐसे जहाज थे जो कि अपने जमाने के अंदर पीक के ऊपर थे। अगर पाकिस्तान ने F-16 को परचेज किया तो इंडिया ने इसके मुकाबले में MiG-29 को परचेज किया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कैट एंड माउस का खेल था ये न सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चलता रहा, बल्कि इनके जो एलाइज थे ये इनके दरमियान भी चलता रहा। लेकिन MiG-29 जो है वो एक बड़ा जबरदस्त जहाज है। इसको दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक ने जो है इस्तेमाल किया। इसको बड़ी बड़ी एयर फोर्सेज ने भी इस्तेमाल किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इंडिया ने भी यूज किया, और उसके साथ साथ इसको छोटी एयर फोर्सेज ने भी इस्तेमाल किया, जैसा कि म्यांमार की एयर फोर्स है, जैसा कि बांग्लादेश की एयर फोर्स है। ये वो एयर फोर्सेज है जिनके ममालिक का ना तो रकबा इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने इस ट्विन इंजन जहाज को जो है वो इस्तेमाल किया। वक्त के साथ साथ इस जहाज को मॉडर्नाइज भी किया गया। इस जहाज के वेपन उठाने की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 4000 किलोग्राम की है। इसके अंदर 2 RD-93 इंजन जो है उनको लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक को MiG-29 एक्सपोर्ट किया गया, जिन ममालिक के अंदर पेरू से लेके तो म्यांमार तक की एयर फोर्सेस शामिल है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इस जहाज को अमेरिका ने भी परचेज किया हुआ है। वो आगे चल के आपको कहानी सुनाता हूँ। तकरीबन 750 के करीब MiG-29 जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। 1600 में से 750 MiG-29 जो है वो दुनिया की एयर फोर्सेज यूज कर रही है। बाकी 850-900 जहाज जो है वो सोवियत यूनियन या रशिया ने इस्तेमाल किए। लेकिन ये नंबर काफी ज्यादा कम है F-16 के मुकाबले में, क्योंकि अगर 4600 प्लस F-16 बनाए गए हैं तो उनमें से तकरीबन आधे यानी कि 2300 F-16 जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह से ये 750 का नंबर जो है MiG-29 का ये काफी ज्यादा कम है F-16 के मुकाबले में। लेकिन 2 इंजन वाला जहाज होने के बावजूद ये समझा जाता है कि ये F-16 से सस्ता जहाज है, और शायद यही वजह थी कि जब छोटी एयर फोर्सेज ने इसको परचेज किया तो उन्होंने इसकी इनिशियल कॉस्ट को देखा, ना कि इसकी रिकरिंग कॉस्ट को, क्योंकि 2 इंजन वाला जहाज होने की वजह से इसकी जो रिकरिंग कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा होने वाली थी। लेकिन इसको जो परचेज करने की कॉस्ट थी वो F-16 के मुकाबले में काफी ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से ये एक लुक्रेटिव डील थी। प्लस आई बिलीव कि रशिया ने इतनी ज्यादा शराइत भी नहीं रखी होंगी जिस तरह अमेरिका शराइत रखता है। जब भी कोई असला अपना सेल करना हो तो अमेरिकन शराइत जो होती है वो बड़ी सख्त होती है। F-16 की तरह MiG-29 जो है वो 9Gs को सस्टेन कर सकता है। MiG-29 ओवरऑल जो है वो F-16 से थोड़ा सा बड़ा जहाज है। डेफिनेटली 2 इंजन वाला जहाज है तो बड़ा ही होगा। उसके अलावा इसके अंदर जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी F-16 से थोड़ी सी ज्यादा है। तकरीबन 3500 kg का इंटरनल फ्यूल ये लेके जा सकता है। लेकिन F-16 की जो रेंज है वो MiG-29 से ज्यादा है। डेफिनेटली इस वजह से कि फ्यूल कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है MiG-29 जो है वो 2 इंजन वाला जहाज है। 2 इंजन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे, और F-16 जो है वो एक सिंगल इंजन जहाज है। और इसके अलावा एक और बात समझी जाती है कि ये जो अमेरिकन इंजन है ये रशियन इंजन से काफी ज्यादा बेहतर है। अमेरिकन इंजन का मीन टाइम फेलियर जो है वो रशियन इंजन के मीन टाइम फेलियर से बेहतर है। MiG-29 की जो स्पीड है वो तकरीबन 2.5 मैक है, जबकि F-16 की जो स्पीड है वो तकरीबन 2.05 मैक है। लेकिन मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी जहाज जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर हर वक्त नहीं उड़ता। मैक्सिमम स्पीड कभी कभी इस्तेमाल में आती है, लेकिन हर वक्त नॉर्मली जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके अलावा MiG-29 की जो एक्सेलरेशन है वो उसके बारे में समझा जाता है कि ये F-16 से बेहतर है। अगर हम इसकी स्पेक्स की तरफ देखें तो इसका क्लाइंब रेट जो है वो भी F-16 से थोड़ा सा बेहतर है। प्लस बड़ी बॉडी होने की वजह से इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो भी F-16 से बेहतर है। लेकिन फिर एक वही बात, कोई जहाज भी जो है वो अपने
मैक्सिमम एल्टीट्यूड के ऊपर हर वक्त नहीं उड़ता। इसके कुछ नए मॉडल्स के अंदर रशिया ने थ्रस्ट वेक्टरिंग को भी इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। पेपर पे तो ऐसे ही लगता है कि MiG-29 जो है वो F-16 से बेहतर जहाज है, लेकिन चीजें जो होती हैं वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। जंग जब होती है या जब कॉम्बैट होती है तो उसमें बहुत ज्यादा और चीजें जो है उनको देखना पड़ता है। MiG-29 के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MiG-29 का जो एयरफ्रेम है वो तकरीबन 2500 आवर्स के लिए बनाया गया है, जबकि F-16 का जो एयरफ्रेम है वो तकरीबन 5000 आवर्स के लिए बनाया गया है। आने वाले F-16 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो इस वक्त अमेरिका इंडिया को ऑफर कर रहा है, उनका एयरफ्रेम जो है वो तकरीबन 12000 आवर्स के लिए बनाया गया है। तो कुछ मामलात के अंदर जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो रशियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा बेहतर थी। जैसा कि एवियोनिक्स में आप कह सकते हैं, एवियोनिक्स जो है वो F-16 के बहुत ज्यादा बेहतर है। MiG-29 के बारे में समझा जाता है कि ये एक मुश्किल जहाज था उड़ाने के लिए। बेहतरीन जहाज है, बेहतरीन मैन्यूवरेबल जहाज है। इस वजह से रशियन जो है वो अपने पायलट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान जहाज नहीं बनाते थे। उसका जो कॉकपिट होता है या उसको जो उड़ाने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है बनिस्बत अमेरिकन जहाजों के। फिर F-16 का जो रेडर है वो भी समझा जाता है कि उसकी रेंज MiG-29 के रेडार से ज्यादा है। ओवरऑल जो है अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर है। रशियन जहाजों के बारे में समझा यह जाता है कि रशियन पायलट्स को अपना जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा कॉकपिट के अंदर तवज्जो देनी पड़ती है, जबकि अमेरिकन जो है वो अपने जहाज का कॉकपिट इस तरह से डिजाइन करते हैं कि पायलट को बहुत ज्यादा कम तवज्जो देनी पड़े कॉकपिट के अंदर और वो ओवरऑल जो है सिचुएशन की तरफ जो है उसकी नजर रहे। MiG-29 के वेपन्स के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर एक GSH-31 30 mm की एक गन लगी हुई है। MiG-29 के अंदर इस गन के तकरीबन 150 राउंड होते हैं। MiG-29 के दोनों विंग्स के नीचे 3-3 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि दोनों विंग्स के नीचे इसके 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। विंग टिप्स के ऊपर इसका कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। F-16 अपने विंग्स के ऊपर कोई भी मिसाइल उठा सकता है, इधर वो एमरैम हो सकता है या वो साइड वाइंडर भी हो सकता है। सोवियत यूनियन जो MiG-29 अपने लिए इस्तेमाल करता था वो बाकी जो एक्सपोर्ट हुए हुए MiG-29 से उनसे थोड़े से बेहतर होते थे। एवियोनिक्स के अंदर भी वो बेहतर थे, प्लस जो MiG-29 सोवियत यूनियन खुद यूज करता था उनमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी उठा सकते थे। लेकिन जो MiG-29 सोवियत यूनियन ने एक्सपोर्ट किए थे दुनिया के दूसरे ममालिक को, उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स उठाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अब मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने भी MiG-29 को परचेज किया हुआ है। वेल हुआ कुछ ऐसे था कि 1997 के अंदर एक मुल्क था मोल्डोवा। मोल्डोवा जो था वो उस वक्त रशियन इन्फ्लुएंस वाला मुल्क था। उसके पास भी MiG-29 जहाज थे और उसकी इकोनॉमी जो थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसके बारे में ये समझा जा रहा था कि वो ये जहाज जो है यानी कि MiG-29 जो है वो ईरान को सेल कर देगा। तो डेफिनेटली जहां पे ईरान को सेल होने की बारी आनी थी तो अमेरिका ने इस सेल को जो है वो रोकना था हर सूरत। तो उसका एक ही तरीका था। 97 के अंदर रशिया के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इन जहाजों को बाय बैक कर लेता। मोल्डोवा जो था उसको पैसे चाहिए थे, तो अमेरिका ने यही बेहतर समझा कि इन जहाजों को जो है वो अमेरिका परचेज कर ले। ऑल्दो रशिया जो है उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इन जहाजों को परचेज कर लिया। मोल्डोवा और रशिया के मुआहदे के दरमियान कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि मोल्डोवा इन जहाजों को अमेरिका को सेल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन जहाजों को मोल्डोवा से परचेज कर लिया। डेफिनेटली अमेरिका ने इस जहाज के ऊपर स्टडी भी किया होगा, क्योंकि 90s के अंदर इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था इस जहाज को, और कोल्ड वॉर जो थी अभी रिसेंटली खत्म हुई थी और अमेरिका चाहता था कि वो इन जहाजों को जो है वो देखे। अमेरिका ने इन जहाजों को बेहतरीन तरीके से देखा भी होगा, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इन जहाजों को मुख्तलिफ म्यूजियम्स के अंदर जो है वो रख दिया और आज भी MiG-29 जो है वो अमेरिका के मुख्तलिफ म्यूजियम्स के अंदर पड़े हुए हैं। इस जहाज को कॉम्बैट के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। MiG-29 का जो पहला कस्टमर था वो इंडिया था। इंडिया ने 60 से ऊपर MiG-29 जो थे वो सोवियत यूनियन से परचेज किए थे। इंडिया ने इन जहाजों को कारगिल वॉर के अंदर भी इस्तेमाल किया था और ये वो वक्त था जब इंडिया के पास BVR कैपेबिलिटी थी और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। और इंडिया के जो MiG-29 थे वो ये कैपेबिलिटी रखते थे कि वो पाकिस्तान के F-16 को जो है एक BVR यानी कि स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर जो है वो लॉक कर सकते थे। और पाकिस्तान के पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर इंडिया के MiG-29 उनको लॉक करते हैं स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर तो उन्होंने इस लॉक को किस तरह से ब्रेक करना है। यूगोस्लाविया ने भी इस जहाज को कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल किया। कोसोवो वॉर के अंदर भी MiG-29 को इस्तेमाल किया गया और कोसोवो वॉर के अंदर नेटो की फोर्सेज ने तकरीबन 6 MiG-29 जो थे उनको गिराया था। फिर गल्फ वॉर के अंदर F-16 और MiG-29 जो थे वो एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए। MiG-29 जो था वो F-16 की जिद में बनाया गया था और जो पहली गल्फ वॉर हुई थी उसके अंदर MiG-29 F-16 के सामने आ ही गया। और अमेरिका और नेटो फोर्सेज का ये क्लेम है कि उन्होंने इराकी एयरफोर्स के 5 MiG-29 जो थे उनको गिराया था। ये सारे के सारे MiG-29 जो थे ये F-15 ईगल से गिराए गए थे, जबकि सोवियत यूनियन ये क्लेम करता है कि उनके MiG-29 ने भी कुछ अमेरिकन और नेटो फोर्सेज के जहाज जो थे उनको गिराया था। MiG-29 जो था उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये MiG कंपनी का लास्ट सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट था, क्योंकि उसके बाद MiG कंपनी
कंपनी का कोई ऐसा जहाज नहीं सामने आया जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो। मिग कंपनी ने एक जहाज बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था मिग 1.44, लेकिन वो सिर्फ एक जहाज बनाया था, एक उसकी फ्लाइट हुई थी और उसके बाद उस जहाज की कोई कहानी सामने नहीं आई। और उसके बाद ना रशिया के पास इतने पैसे थे कि वो उस जहाज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते, और ना उस जहाज की जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसने रशियंस को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया था। उसके बाद मिग 35 जो था वो सामने आया। मिग कंपनी ने अपने आप को अलाइव रखना था, इसलिए उसने मिग 29 की बॉडी के अंदर एक नया जहाज जो था दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया और उसको उन्होंने नाम दिया मिग 35 का। लेकिन मिग 35 जो है वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सका और दुनिया के किसी मुल्क ने जो है उसका ऑर्डर नहीं दिया, और अल्टीमेटली ये जो है मिग कंपनी ये बंद हो गई। मिग 31 जो था वो एक डिफरेंट किस्म का जहाज था, वो बेसिकली एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर था। उसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी बेसिकली मिग 29 की कहानी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। मैंने इसको शॉर्ट और सिंपल रखने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं गया, और कोशिश ये की है कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे और इन्फॉर्मेटिव भी रहे। तो होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।